हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीटेट 2018 का एग्ज़ाम पेपर आपका जो डिस्कशन किया था, आज सीटेट 2019 यानी जो जुलाई वाला था, जुलाई 2019 का पेपर है। और ये जो है इसमें हम लेंगे सीडीपी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन को उनको डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों लेते हैं ये पहला क्वेश्चन और समय को आपका ज़्यादा ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों यहाँ से देखिए पोर्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का शुरू है और यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सीडीपी में थोड़ा सा क्या है कि भाषा का हेरफेर होता है, थोड़ा आपको भाषा को ध्यान से समझना होगा, तब आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है यहाँ पे, आप ठीक से देखिए दोस्तों, देख पाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। लिखा है कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःक्रिया के स्वचयनित से नैतिक सिद्धांतों के, इसमें लिखा है दोस्तों, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो। तो यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपको की पॉइंट यहाँ पे मिल गया, संपूर्ण मानवता आ जाता है दोस्तों सार्वभौमिक में। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो दोस्तों बात कर लें मूर्त क्रियात्मक, यहाँ ध्यान दें दोस्तों, बात जो कर रहा है जो है यहाँ की आती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो आ जाती है वो आती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। तो संजीवात्मक जो होती है ये आपको देखिए होती है 2 वर्ष वाली अवस्था में, और सुरक्षित रखने वाली जो होती है दोस्तों, ये यहाँ पे संरक्षण सुरक्षित करने वाली, यही आपकी राइट हो जाती है। सुरक्षित रखने वाली योग्यता यानी कि जहाँ बच्चे मूर्त रूप से क्या है कि मूर्त रूप से देख करके वस्तु में करनी कथनी में अंतर कर सके। परिकल्पनात्मक जो दोस्तों आपकी 11 से ऊपर हो जाती है। इसके लिए आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद करें जीन पियाजे। लिखा है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो बात कर लें क्या कौशलों का अर्जन, देख लेते हैं आगे। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन तो नहीं दोस्तों, निष्क्रियावृत्ति नहीं, अर्जन नहीं, यहाँ पर सूटेबल है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो इसके बाद आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर राइट। बात करें अगला। लिखा है समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो मनुष्य एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो दोस्तों इसमें से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुरुष एवं महिला हैं उनके गैर परंपरागत भूमिकाओं को इस तरह से दिखाया गया है ताकि वो क्या हो सके कि क्या लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़िवादी का समर्थन करने के लिए, सामना करने के लिए। तो ये इस तरह का आंसर हो जाएगा। उसके बाद कर लें नंबर 5 पर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन बच्चे सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों यदि बात कर ले, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पढ़ाओ, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बट इसमें सबसे सूटेबल के साथ साथ ये भी चुनना कि एक से अधिक यदि यहाँ पे कंडक्ट होते हैं तो उन्हें भी हमें ले लेना। यदि इसमें सबसे सूटेबल करें तो परिवार आ जाएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन सारे भी दे रखे हैं तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद आगे की बात करें। लिखा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषता लिखी है कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने वाली प्रतिक्रिया की योग्यता से। यानी यदि एक व्यक्ति है वो दूसरे की मनोभावना, उसके स्वभाव को वो यदि पता लगा लेता है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि कही जाएगी। तो बात कर ले यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति या अंदर की मनोभावना जानता है तो दोस्तों उसे कहते हैं अंतरावैयक्तिक। बट अगर दूसरे की समझ लेता है तो उसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद बात करते हैं
लिखा है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। बात कर लेते हैं। बच्चे को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग अलग नाम देना चाहिए या वर्गीकृत करना चाहिए। तो एक ऐसे शिक्षक को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बात कर लें, लिखा है कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए। तो ये सही लग रहा है, बट आगे देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शंस क्या हैं। इसके बाद समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना चाहिए। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये भी आपका सही लग रहा है। तो इसमें यदि सूटेबल हम बात करें तो ये हो जाएगा, बट दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए ऑप्शंस कई दे रखे हैं, तो इसमें हम सूटेबल लगाएंगे एक को छोड़कर। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 जिसमें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर यदि बात कर लें, लिखा है कि नंबर 8 पर लिखा है दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। यानी प्रगतिशील शिक्षा यानी सृजनात्मक शिक्षा के बारे में बात कर रहा कि पाठ्यपुस्तक केंद्रीय होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे की क्षमता एवं संभावना के पर विश्वास करना चाहिए, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। अभी मानक निर्देश मूल्यांकन होने चाहिए, मानक नियम में बाह्य प्रेरणा एक रूपता होना चाहिए, नहीं दोस्तों। प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार क्या होना चाहिए, हमें शिक्षा जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि प्रगतिशील शिक्षा हो सके। इसके बाद आगे बात करें नंबर 9। नंबर 9 पे लिखा है दोस्तों कि विकास में व्यक्ति विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। बात कर लें, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, देखिए वंशागत के साथ साथ पर्यावरणीय कारक उसमें विशेष महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद आगे देखें, लिखा पर्यावरणीय कारकों के विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। खाली पर्यावरण से काम नहीं चलेगा। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर यह भी नहीं। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया का विचार करना। तो देखिए यहाँ में दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद 10 नंबर पर लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये बात देखें, नहीं लिखा है दोस्तों। बात कर लें, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, लगता है दोस्तों। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, तो होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, तो बिल्कुल यहाँ लिखा है विकास सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से निर्धारित होती है। देखिए दोस्तों, कभी भी विकास जन्म से निर्धारित नहीं होता कि कौन सा विकास कब होगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, लिखा है 11 नंबर पर लिखा है दोस्तों, अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया कराते हैं या करते हैं। इसका सही विवेचन क्या होगा। बात करें, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होंगी, बिल्कुल नहीं। लड़कों की तुलना में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही। क्या है, ये एक लिंग पक्षपात को दर्शाता है। इसके बाद 12 नंबर बात कर लेते हैं, लिखा है एक समस्या को मूल रूप से अपसारित समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो अहम केंद्रित बच्चों की नहीं, क्षतिग्रस्त बच्चों की नहीं, सृजनात्मक बच्चों की। ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद बात कर लें नंबर 13, लिखा है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। जैसे कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कैसा है बच्चा, श्रव्य दृश्य यानी दृश्य से बाधित है, यानी वो देख नहीं सकता। इसके बाद 14 नंबर पर बात कर लें, 14 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। लिखा है संयोगात्मक अधिगम एक हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर पर लिखा है निम्नलिखित में कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक रूप निर्देश, मानकीकृत प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा योजना। बात कर लें 16 नंबर पर, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में कौन सा सही है। बात कर लें श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। तो ये देखिए दोस्तों, श्रव्य वाले दृश्य को समझ नहीं सकते, तो वो समझ सकते हैं दोस्तों। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा डैश लगा है, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी
करते हैं या कम हो सकते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि श्रव्य वाले को दृश्य की बात करें तो वो दृश्य तो देख सकते हैं, जो सुन नहीं सकते वो देख सकते हैं, बट क्या है पठन क्षमता वाले वो क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी करेंगे। तो इसके बाद ये राइट हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर पर लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक शरीरीकरण के रूप में परिणित नहीं होता। नहीं को ध्यान रखें दोस्तों, नहीं होता है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। दोहराने एवं स्मरण को बढ़ावा देना, तो दोहराना जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, रटन प्रणाली पर आधारित हो जाएगा, दोहराना और क्या स्मरण करना। बाकी इसमें बात कही गई थी सार्थक सरलीकरण यानी कि क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है 18 नंबर पर लिखा है दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। लिखा है विद्यार्थी को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लगातार अवसर प्रदान करने चाहिए। तो दोस्तों अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके बाद आगे कर लेते हैं तो ये तो राइट है, इसलिए आपका ये ऑप्शंस नहीं होगा, उसमें नहीं पूछा गया था। आगे बात कर लें, लिखा है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ये भी हो सकता है। शिक्षक एक प्रकरण के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्रचना करते हैं, तो ये भी हो सकता है। इसमें लिखा है कि आपका अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के या प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन या फीडबैक देते हैं, तो ये आपका यहाँ पे गलत है, इसलिए राइट आंसर ये 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लें, लिखा है कि एक शिक्षक को डैश को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए बजाय, तो अधिगम लक्ष्य डॉट प्रदर्शन लक्ष्य ये आपका करना चाहिए, यानी पहले अधिगम को उसे देनी चाहिए प्राथमिकता, उसके बाद प्रदर्शन को। इसके बाद आगे बात करें 19 के बाद 20 नंबर पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। बात करें लक्ष्य एवं समय सारणी का निर्धारण करना, तो ये भी करना चाहिए। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणा नक्शे बनाना, तो ये करना चाहिए। उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, ये भी। हम उम्र साथी को, ये भी। और स्वयं से प्रश्न करना, ये भी सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद 21 नंबर पर लिखा है कि इनमें से कौन बाह्य अभिप्रेरणा यानी बाहर से जो अभिप्रेरणा मिलती है उसका उदाहरण है। मैं अपना गृह कार्य पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है, तो ये आंतरिक हो गई प्रेरणा। और मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करता हूँ, ये भी आंतरिक प्रेरणा हो गई। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ, ये भी आपकी आंतरिक प्रेरणा होगी। जबकि यहाँ पे बाह्य प्रेरणा हो जाएगी, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक मुझे नियत कार्य के अंक देते हैं। इसके बाद 22 नंबर पर लिखा है एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल उदाहरण देने चाहिए, तो ये नहीं होगा। केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, ये भी नहीं। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों चाहिए। उदाहरण और गैर उदाहरण का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे कि हम कहें यदि हमारे हाथ में एक बुक है तो उसे बताएं बुक, अगर हमारे पास में एक पेन है तो उसे बताएं पेन, यानी कि जो बुक है उसको बुक बताएं और जो बुक नहीं है उसको बुक नहीं बताएं। ये आपका उदाहरण और गैर उदाहरण की बात हो जाती है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, लिखा निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, तो अन्वेषण एवं परिचर्चा ही यहाँ पे बढ़ावा देगी, क्योंकि अन्वेषण कहते हैं खोजकर्ता को, जो नन्हा वैज्ञानिक, जो कि CDP में बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना गया है, अन्वेषण करने वाला, खोज करने वाला। लिखा है 24 नंबर पर बच्चों की गलतियाँ और भ्रांत धारणाएं डैश, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये देखते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। तो ये अगर भ्रांतियाँ और गलतियाँ रहेंगी तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विघ्न हो जाएगा, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर में लिखा है संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। बात करें लघु वैश्यक के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वैश्यक की तुलना में कम है, तो ये नहीं होगा। कोरी पटिया, खाली पटिया, ये भी नहीं। एक निष्क्रिय प्राणी, ये भी आपका नहीं होगा। एक हो जाएगा एक समस्या समाधारक यानी कि नन्हा वैज्ञानिक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ना वैज्ञानिक अन्वेषण, तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर पर लिखा है कि
अपनी कक्षा में संयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो एक शिक्षक की जो भूमिका होती है, क्या एक मूक दर्शक होने की? नहीं। कक्षा को छोड़ देना, बच्चों को स्वयं करना? नहीं। संयोगात्मक की, क्योंकि एक टीचर को संयोगात्मक यानी हेल्पर माना गया है एक बच्चे का। इसके बाद बात कर ले 27 नंबर पर लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है या इंगित करता है? विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित हो सकता है? नहीं हो सकता। अधिगम की दर विकास की दर कभी अधिक होती है? ये भी नहीं होगा। विकास एवं अधिगम में अंतः संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर पर लिखा है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे कि अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे स्कीमा। यानी कि जैसे कि हम बच्चे को कोई भी चीज़ बताते हैं तो वो बच्चा यानी कि कोई भी वस्तु के बारे में बताते हैं, जैसा छोटा बच्चा होता है तो वो हमेशा ये पूछता है कि पापा ये क्या, चाचा ये क्या, मम्मी ये क्या, तो वो हमेशा क्या है जो उसको नाम बताते जाते हैं जिस भी वस्तु को, तो वो बच्चा अपने स्कीमा में उसे फिट करता चला जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद 29 इसी से रिलेटेड है, लिखा है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है, लेकिन इनमें से कौन सी संरचना उपकथन को प्रकाशित करती है? तो ये करती है दोस्तों समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 30 नंबर पर लिखा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञा प्रक्रिया में बदला जा सकता है? तो ये आपका बदला जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।